हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल से पहले आते हैं पर्वत, जिसको हम कंप्लीट करने वाले हैं चेतन मीना इंस्टीट्यूट के नोट से। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। पर्वत स्थल रूप द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। भूमि का ऐसा भाग जो कि निकट के धरातल से अधिकतम ऊंचाई से उठा होता है, वह या तो अकेला होता है या फिर श्रेणी या श्रृंखला में हो सकते हैं, पर्वत कहलाते हैं। तो पर्वत क्या होते हैं? तो पहले आते हैं, यह एक स्थल रूप होता है, स्थल का एक रूप है। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं और ऐसी भूमि होती है जो कि निकट की जो धरातल होती है उससे अत्यधिक ऊंचाई पर उठा होता है। ये अकेले ऊंचे हो सकते हैं या फिर श्रेणी या श्रृंखला में ऊंचे हैं, इनको पर्वत कहा जाता है। कुछ भूगोलविद 600 मीटर से अधिक की ऊंचाई को पर्वत की श्रृंखला देते हैं और इससे नीचे उठे हुए जो भाग होते हैं उनको पहाड़ियों की संज्ञा दी जाती है। जो कुछ भूवैज्ञानिक वगैरह हैं उनके द्वारा कहा गया है कि 600 मीटर से यदि ऊंचा पर्वत है तो पर्वत है, यदि उससे नीचा पर्वत है तो वो पर्वत नहीं बल्कि पहाड़ी है। प्रवर्तन प्रक्रम के समूह जिनके द्वारा सामूहिक रूप से पर्वत क्रम का निर्माण होता है उन्हें प्रवर्तन कहा जाता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण होता है। तो जो प्रक्रम है, इसका जो समूह है, जो पूरे पर्वत है उनका जो समूह है, उनका सामूहिक रूप पर्वत क्रम का निर्माण हुआ है, उसको क्या कहा जाता है? प्रवर्तन कहा जाता है। जिससे पूरा पर्वत बना है ना, जिस प्रक्रिया से बना है, इसके निर्माण के आधार पर ही पर्वतों का वर्गीकरण किया जाता है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वतों को निम्न रूप में विभाजित किया गया। जो हमारे पर्वत हैं वो कैसे बने हैं, उनकी प्रक्रिया क्या रही है बनने की, इसके आधार पर ही पर्वतों को वर्गीकरण किया जाता है। पहले आते हैं वलित पर्वत। पृथ्वी की आर्थिक शक्तियों द्वारा चट्टानों में मूड़ या बलन पड़ जाते हैं, जिसे मूड़दार या बलित पर्वत कहते हैं। तो पहले कौन से आते हैं? हमारे बलित पर्वत आते हैं, पूरे आके बलित हो गए। इनमें क्या से आते हैं? इनमें आंतरिक जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां होती हैं उनके द्वारा चट्टानें होती हैं, इनमें मूड़ या फिर बलन पड़ जाते हैं, जिसमें मूड़दार और बलित पर्वत कहा जाता है। इनका निर्माण भूसन्नितियों में होता है। कहाँ पर होता है इनका निर्माण? भूसन्नितियों में होता है। इन पर्वतों का पालना कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सन्नितियों को, भूसन्नितियों को कहा जाता है पर्वतों का पालना। ये विश्व के प्रमुख पर्वत तंत्र होते हैं तथा इससे युवा पर्वत कहा जाता है। तो ये क्या होते हैं? प्रमुख पर्वत इसी तंत्र के अंदर आते हैं और सबसे युवा पर्वत होते हैं। उदाहरण के लिए यूरोप का अल्पास, एशिया का हिमालय, अफ्रीका का एटलस, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत, उत्तर अमेरिका की रॉकीज पर्वत, ये सब क्या है? बलित पर्वत हैं। तो बलित पर्वत क्या है? सबसे प्रमुख पर्वत में आते हैं। पर्वतों का पालन को कहा जाता है। सबसे युवा पर्वत इसी के अंदर आते हैं और इनका निर्माण भूसन्नितियों से होता है। तो ये क्या है? इनके उदाहरण क्या है बलित पर्वत के? तो पहले बलित का उदाहरण है यूरोप के अल्पास, एशिया में हिमालय, अफ्रीका में एटलस, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दक्षिण अमेरिका का एंडीज और उत्तर अमेरिका का रॉकीज, ये सब बलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आता है भ्रंशोत पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल पर विकसित दो समानांतर भ्रंशों के भ्रंशतलों के सहारे उत्थित स्थलखंड भ्रंशोत पर्वत के रूप में विकसित होते हैं। तो जो भ्रंशोत पर्वत होते हैं ये क्या होते हैं? जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल पर विकसित दो समानांतर भ्रंशों के भ्रंशतलों के सहारे उद्धित जो स्थलखंड होते हैं उन्हें भ्रंशोत पर्वत के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए भारत में सतपुड़ा का, कैलिफोर्निया में सियरा नेवादा, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट। तो भ्रंशोत पर्वत क्या होते हैं? तो ये ऐसे पर्वत होते हैं जो कि आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से धरातल पर विकसित हो जाते हैं। दो समानांतर जो भ्रंश होते हैं उनके भ्रंश तलों के सहारे बनते हैं ये भ्रंशोत पर्वत। इसका उदाहरण क्या है? तो भारत का जो सतपुड़ा है वो, कैलिफोर्निया का सियरा नेवादा, पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, ये भ्रंशोत पर्वत के उदाहरण हैं। फिर आता है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं? यह ज्वालामुखी के लावा या फिर पायरोक्लास्टर पदार्थों के निष्कर्षण से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। यदि वे लंबे समय तक जारी रहते हैं तो इनसे अति विशाल ज्वालामुखी अंबार बन जाता है। तो जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये लावा से या जो
पायरोक्लास्टिक पदार्थ होते हैं, उनके निष्कासन से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। यदि ये लंबे समय तक जारी रहते हैं तो इनके अतिरिक्त विशाल ज्वालामुखी अंबार बन जाता है। उदाहरण के लिए आता है अफ्रीका के किलिमंजारो, संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट रेनियर, हुड और सस्ता, जापान में फ्यूजियामा और एंडीज का कोटोपैक्सी और चिली का अकांकागुआ। ये सब क्या है? ज्वालामुखी पर्वत हैं। कौन कौन से आते हैं? अफ्रीका का किलिमंजारो, संयुक्त राज्य अमेरिका का माउंट रेनियर, हुड और सस्ता, जापान का फ्यूजियामा, एंडीज का कोटोपैक्सी और चिली का अकांकागुआ। ये सब ज्वालामुखी पर्वत हैं। गुंबद आकार पर्वत। जब पृथ्वी के धरातलीय भाग में चाप के आकार में उभार होने से धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो इसे गुंबदनुमा पर्वत कहा जाता है। तो ये गुंबदनुमा आकार के पर्वत क्या होते हैं? तो जब पृथ्वी की धरातल होती है उसके भाग में चाप के आकार में उभर जाती है, जो पूरी धरातल होती है चाप के आकार में उभर जाती है, धरातलीय भाग ऊपर उठ जाता है तो इसे गुंबदनुमा पर्वत कहा जाता है। उदाहरण के लिए आता है संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्लैक पहाड़ियाँ, सिनसिनाटी उभार और हेनरी पर्वत। ये सब कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक पहाड़ियाँ, सिनसिनाटी उभार और हेनरी पर्वत। तो गुंबद आकार पर्वतों के उदाहरण क्या क्या है? तो पहले आते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की ब्लैक पहाड़ियाँ और सिनसिनाटी उभार और हेनरी पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? तो वे पर्वत जो कि एक लंबे समय अंतराल में अपरदन की प्रक्रिया द्वारा कटछट से बने होते हैं, उन्हें अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में विंध्याचल और अरावली पर्वत। तो अपशिष्ट पर्वत क्या होते हैं? तो ऐसे पर्वत जो कि एक लंबे समय अंतराल के कारण अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा काट छाट दिए गए हैं, उन्हें अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। उदाहरण के लिए आता है भारत का विंध्याचल पर्वत और अरावली पर्वत। पर्वतों से संबंधित कुछ शब्दावली देखते हैं। पहले आते हैं कार्डिलेरा। तो कार्डिलेरा क्या है? यह पर्वतीय प्रणाली बहुत बृहद समूह में को कैलेडरा कहा जाता है। तो बहुत सारे पर्वत या पर्वतों की जो पूरी प्रणालियां हैं उनके एक बृहद समूह को कहा जाता है कैडिलेरा। इसके अंतर्गत विभिन्न कालक्रम में निर्मित पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, मतलब अलग अलग टाइम पीरियड में बने हुए पर्वत आते हैं इसके अंतर्गत, पर्वत श्रृंखलाएँ आदि इसके अंतर्गत आती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर अमेरिका का पश्चिमी कैलिडेरा। ये क्या है कैडिलेरा? तो एक बहुत बृहद श्रृंखला होती है, समूह होती है पर्वतों की, जिसे कैलिडेरा कहा जाता है। यह विभिन्न कालांतर में निर्मित पहाड़ियाँ होती हैं। इसमें उदाहरण आता है उत्तर अमेरिका की पश्चिमी कैडिलेरा। फिर आता है पर्वत वर्ग क्या होता है? किसी प्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ जब सीधी रेखा में ना होकर असमान रूप से फैली होती हैं तो उन्हें पर्वत वर्ग कहा जाता है। तो पर्वतीय या माउंटेन ग्रुप क्या होते हैं? तो एक ऐसी श्रेणियाँ पर्वत जब किसी सीधी रेखा में नहीं होते, असमान रूप से फैले होते हैं तो उन्हें कहा जाता है पर्वत वर्ग। पर्वत प्रणालियाँ। एक ही कालक्रम में निर्मित पर्वत श्रेणियों के समूह को पर्वत प्रणाली कहा जाता है। उदाहरण के लिए उत्तर अमेरिका की अल्पेशियन पर्वत, ये क्या है? पर्वत प्रणाली है या फिर माउंटेन सिस्टम है। तो ये क्या होते हैं? एक ही कालक्रम में निर्मित होते हैं पर्वत श्रेणियों का समूह को पर्वत प्रणाली कहा जाता है। यह उत्तर अमेरिका की अल्पेशियन पर्वत इसके उदाहरण हैं। पर्वत कटक। लंबे सकरे ऊंचे पर्वतों का पर्वत कटक कहा जाता है। इसका निर्माण भ्रंश और बर्न की क्रिया द्वारा होता है। उदाहरण के लिए अल्पेशियन पर्वत और का जो ब्लू कटक है। तो पर्वत कटक क्या होते हैं? यह लंबे सकरे ऊंचे पर्वतों को पर्वत कटक कहा जाता है। इनका निर्माण भ्रंश या फिर बर्न की प्रक्रिया से होते हैं। उदाहरण के लिए अल्पेशियन पर्वत का ब्लू कटक। पर्वत श्रेणी। पर्वतों और पहाड़ियों के क्रम को श्रेणी कहा जाता है। इनमें अनेक कटक, शिखर, घाटियाँ आदि शामिल होते हैं। यह पर्वत एक ही कालक्रम में एक ही प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत श्रेणी। तो पर्वत श्रेणी क्या होती है? तो पहाड़ी या जो पर्वत होती हैं पहाड़ियों के क्रम को क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है। इनके अनेक कटक, शिखर, घाटियाँ शामिल होती हैं। ये पर्वत एक ही कालक्रम में एक ही प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए आता है हिमालय पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रृंखलाएँ क्या होती हैं? माउंटेन चेन्स क्या कहलाती हैं? जब विभिन्न युगों में निर्मित लंबे सकरे पर्वतों का विस्तृत समानांतर रूप में पाया जाता है तो इसे पर्वत शिखर कहा जाता है या श्रृंखलाएँ कहा जाता है। तो पर्वत श्रृंखलाएँ क्या होती हैं? यह एक ही युग में निर्मित होते हैं। लंबे सक्रिय पर्वतों का विस्तृत समानांतर रूप पाया जाता है, पर्वत श्रृंखलाएँ कहलाती हैं।
नेक्स्ट आता है पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत। तो पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ है, इनके कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। पर्वत निर्माण से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन निम्न अनुसार किया गया है। जैसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, ये सबसे मान्य माना जाता है ना। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या कहता है, इन्होंने 1925 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। यह सिद्धांत मुख्य रूप से संकुचन प्रक्रिया पर आधारित है। कोबर ने माना कि जहाँ आज पर्वत अवस्थित है वहाँ प्राचीन काल में भूसन्नतियाँ हुआ करती थी। तो किसने दिया है, तो भूसन्नति का सिद्धांत दिया गया कोबर के द्वारा 1925 में। और इन्होंने कहा था कि यह जो पूरा सिद्धांत है वह संकुचन क्रिया पर आधारित है। कोबर का मानना था कि जहाँ पर आज पर्वत है वहाँ पर कभी भूसन्नतियाँ हुआ करती थी। भूसन्नतियों की विशेषता क्या होती है, तो भूसन्नतियाँ लंबी, सक्रिय और उथली जलीय इकाइयाँ होती हैं। भूसन्नतियों का निर्माण दो दृढ़ भूखंडों के मध्य होता है। भूसन्नतियों में अवसाद निक्षेप के साथ साथ उनकी तली में धंसाव होता है। भूगार्भिक क्रियाओं के कारण भूसन्नतियों के आकार, प्रकार, विस्तृत आदि विशेषताओं में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात ये गतिशील होती हैं। द्रष्टव्य है कि भूसन्नतियों को पर्वत का पालना भी कहा जाता है। तो कोबर का जो भूसन्नति के सिद्धांत है, तो पहले आती है भूसन्नति के विशेषता क्या है, होती क्या है, तो ये लंबी, सक्रिय, उथली जलीय इकाई होती है। इनका निर्माण दो दृढ़ भूखंडों के मध्य में होता है। इसमें जो अवसाद निक्षेप होते हैं उसके साथ साथ इसमें तली में धंसाव होता जाता है। भूसन्नतियों का आकार, प्रकार, विस्तृत आदि विशेषताओं में परिवर्तन होता रहता है और ये गतिशील होते हैं। और जो भूसन्नतियाँ होती हैं इनको पर्वतों का पालना कहा जाता है। भूसन्नति एवं पर्वत निर्माण। पर्वत निर्माण के पहले चरण में पृथ्वी में संकुचन के कारण भूसन्नतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है, पर्वत बनता है तो उसके पहले चरण में जो पृथ्वी होती है उसमें संकुचन होने लगता है और भूसन्नतियों का निर्माण होता है। प्रत्येक भूसन्नतियों के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं। तो देखो, दो दृढ़ खंडों के बीच में भूसन्नति बन रही थी तो इनके किनारों पर क्या होते हैं, दृढ़ भूखंड होते हैं, जिन्हें अग्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्रदेश कहा जाता है, फोरलैंड कहा जाता है। नदियां इन भूखंडों का अपरदन करके तलछट को धीरे धीरे भूसन्नतियों में जमा करती जाती हैं। तो जो नदियां होती हैं क्या करती हैं, जो ये भूखंड है इनका अपरदन करती हैं और इनको जो तलछट में धीरे धीरे से भूसन्नतियों में इनको जमाती जाती हैं। जैसे जैसे अवसाद जमा होता जाता है, यह अवसादी भार में वृद्धि होती है, वैसे वैसे अधिकाधिक अवतलन होता जाता है। जैसे जैसे ये जो अवसाद है वह जमा होगा, इसमें भार में वृद्धि होगी, वैसे वैसे ही जो अवतलन की क्रिया होती है वह होती जाती है, अधिकतर अवतलन होता जाता है। जब यह भार अत्यधिक हो जाता है तो क्षैतिज संचलन के कारण अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही भार अत्यधिक हो गया तो ये नीचे जाएगा और क्षैतिज संचलन के कारण जो अग्रदेश है वह एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। इस प्रकार संपीड़नात्मक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे निक्षेपण में मूढ़ बलन उत्पन्न हो जाते हैं। इससे क्या होगा, जो बलन दृढ़ पहाड़ियाँ हैं वह एक दूसरे के पास आएंगी, संपीड़न बल उत्पन्न होगा और निक्षेपण में मूढ़ और बलन उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार भूसन्नतियों के दो किनारे पर बलित पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। इसलिए जो भूसन्नतियाँ होती हैं इनके दोनों किनारों पर जो बलित पर्वत श्रेणियाँ होती हैं उनका निर्माण हो जाता है। जब संपीड़नात्मक बल कम होता है तो केवल किनारे वाले भाग पर ही बलन पड़ते हैं। यदि संपीड़न बल कम है तो जो किनारे वाले भाग हैं उन पर ही बलन पड़ेगा तथा बीच वाला भाग बिना प्रभावित हुए ऊपर उठ जाता है। जब संपीड़न बल क्या होता है, कम होता है, तो जो किनारे वाले भाग हैं उनमें बलन पड़ जाता है और बीच वाला भाग बिना प्रभावित हुए ऊपर उठ जाता है, जिससे मध्य पिंड कहा जाता है। यूरोप में अवस्थित हंगरी का मैदान और तिब्बत का पठार इसके ही उदाहरण है। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे ही किनारे पर बलन पड़ेंगे बीच का भाग ऊपर उठ जाएगा, इसी कहा जाएगा मध्य पिंड और इसी से हंगरी का मैदान और तिब्बत के पठार का मैदान का निर्माण हुआ है। कोबर ने मध्य पिंड के आधार पर वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया था। जो कोबर है इन्होंने मध्य पिंड का जो आधार है इस पर वलित पर्वतों के निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया था। हिमालय पर्वत के निर्माण के बारे में भी कोबर ने बताया था कि जो टेथिस सागर है इसके उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड अग्रदेश के रूप में अवस्थित थे। तो इन्होंने जो हिमालय पर्वत है इसके निर्माण में भी यह थ्योरी दी है कि जो टेथिस सागर है इसमें उत्तर में अंगारा लैंड था, दक्षिण में गोंडवाना लैंड था।
इस प्रकार योसीन काल में इन दोनों अग्रदेशों के एक दूसरे के निकट आने से टेथिस सागर के दोनों किनारे पर निक्षेपण में संपीड़नात्मक बल उत्पन्न हुआ और बलन पड़ गया। तो इसमें क्या हुआ, जो योसीन काल है इसमें दोनों अग्रदेश एक दूसरे के निकट आने से टेथिस सागर में एक बल उत्पन्न हुआ जिसे संपीड़नात्मक बल कहा जाता है, इससे उसमें बलन पड़ गया। इसके उत्तर में कुनलुन पर्वत और दक्षिण में महान हिमालय का निर्माण हो गया। बलन पड़ने से क्या हुआ, उत्तर में कुनलुन पर्वत बन गया और दक्षिण में हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। नेक्स्ट आता है संवहन तरंग सिद्धांत। संवहन तरंग सिद्धांत क्या होते हैं? आर्थर होम्स ने 1828 से 1829 में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया ओरोजेनेसिस के वर्णन करने के दौरान संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कब किया था, किसके द्वारा किया गया है? तो ऑथर होम्स के द्वारा किया गया है संवहन तरंग सिद्धांत का। कब किया गया है? 1928 से 1929 में। पर्वत निर्माण की प्रक्रिया के वर्णन करने के दौरान संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसे ओरोजेनेसिस कहा जाता है। होम्स के अनुसार संवहन तरंगें पृथ्वी के मेंटल में उत्पन्न होती हैं। इन संवहन धाराओं की उत्पत्ति का काल रेडियोधर्मी तत्वों की उत्पत्ति की होती है। तो ये संवहन धाराएं हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है? रेडियोधर्मी तत्वों की उत्पत्ति। ये तत्व मेंटल में तापीय भिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। तो ये जो तत्व होते हैं क्या करते हैं? मेंटल में तापीय भिन्नताएं उत्पन्न करते हैं। होम्स ने तर्क दिया था कि संपूर्ण मेंटल में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान होता है। तो उन्होंने कहा था कि जो पूरा मेंटल है इसमें इस प्रकार की धाराएं होती है क्योंकि पूरे में ही रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं और ये धाराएं युग्म संवहन सेल निर्मित करती हैं। ये धाराएं क्या करती हैं? युग्म संवहन सेल निर्मित करती हैं। महाद्वीप एवं महासागर के नीचे आरोही संवहनी तरंगें जब नीचे की ओर मुड़ती हैं तो संपीड़न के कारण इस भाग का अवतलन हो जाता है, परिणाम स्वरूप भूसन्निधियों का निर्माण होता है। तो जो महाद्वीप है, महासागर है, इनके नीचे जो आरोही संवहनी तरंगें होती हैं जब नीचे की ओर मुड़ती हैं तो संपीड़न के कारण इन भागों पर अवतलन हो जाता है, परिणाम स्वरूप भूसन्निधियों का निर्माण होता है। इन भूसन्निधियों पर संपीड़नात्मक बल के कारण बलन या बलित पर्वतों का निर्माण होता है। जो भूसन्निधियाँ होती हैं इन पर ही संपीड़नात्मक बल कार्य करता है और बलित पर्वतों का निर्माण करता है। अब आते हैं इनके महत्व क्या है। तो जो हमारे पर्वत हैं इनका महत्व क्या है? तो हमें जल विद्युत उत्पादन करने में सहायक होते हैं, जल के असीम भंडार होते हैं इनके पास, पर्यटन केंद्र बन जाते हैं, जलवायु पर का प्रभाव पड़ता है, राजनीतिक सीमाएं निर्धारक होती हैं, उपजाऊ भूमि के निर्माण में सहायक होती हैं और संसाधनों का भंडार होता है। पर्वतों के पास क्या होता है? जल विद्युत उत्पादन करने की शक्ति, जल के असीम भंडार, पर्यटन केंद्र, जलवायु पर प्रभाव डालते हैं, राजनीतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं, उपजाऊ मैदान का निर्माण करते हैं और संसाधन के भंडार होते हैं इनके अंदर। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।